नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट और आज बात करेंगे नोटबंदी के बाद अगर किसी क्षेत्र पे असर पड़ रहा है तो वो है रोजगार के क्षेत्र पर। इस देश में पहले ही बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। वैसे तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उस मुकाबले इस देश में रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे थे। सरकार के लिए रोजगार पैदा करने की चुनौती थी। सरकार ने कई प्रोग्राम भी शुरू किए जिसमें मेक इन इंडिया सबसे बड़े प्रोग्राम के तौर पे सामने आया। लेकिन नोटबंदी के बाद इस तरह की खबरें लगातार आती रही कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, विकास दर पे असर पड़ेगा। अगर विकास दर पे असर पड़ेगा तो डिमांड पे असर पड़ेगा, डिमांड पे असर पड़ेगा तो प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, और प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो जाहिर तौर पे रोजगार पे असर पड़ेगा। आज इसी पे है चर्चा, और इस पे चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ आलोक शर्मा, मेरे साथ देवेंद्र शर्मा, जाने माने फूड एनालिस्ट, मेरे साथ दिनेश वार्ष्णे, आप सीपीआईएम से हैं, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जेएनयू से मेरे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ वो देश का युवा जिसके बारे में कहा जाता है इस देश में 65% से जो आबादी है वो 35 वर्ष से कम की है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी ये भारत का सबसे बड़ा शक्तिपुंज है। लेकिन अगर स्किल मैन पावर होने के बावजूद भी 100 में से केवल 37 लोगों को ही रोजगार मिल पाए, तो ये जो बार बार कहा जाता था रोजगार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि स्किल नहीं है, कौशल विकास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो रोजगार भारत के सामने आज एक सबसे बड़ी चुनौती है, और नोटबंदी के बाद क्या ये चुनौती बढ़ जाएगी या कम होगी? देखिए रिपोर्ट। मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में, और गरीब के घर में जाए वो रुपया। पीएम मोदी अपनी हर रैली में नोटबंदी का बचाव कर रहे हैं। सरकार का यही कहना है कि नोटबंदी से दिक्कत थोड़े दिनों की है, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं रोजगार को लेकर, जो भविष्यवाणी की जा रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। आशंका जताई जा रही है कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई पर नोटबंदी का खासा असर हो सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक एमएसएमई क्षेत्र का ज्यादातर काम नकदी में होता है। 86% करेंसी के खत्म होने से इस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के कुल निर्यात में 40% योगदान एमएसएमई क्षेत्र का है। सरकार इससे इंकार कर रही है, लेकिन जिस देश में पहले से रोजगार कम हो वहां इस तरह की खबरों से चिंता होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल तकरीबन 1.25 करोड़ शिक्षित युवा तैयार होते हैं, लेकिन सिर्फ 37% को रोजगार मिलता है। रोजगार की हालत पहले से खराब है। विपक्ष का कहना है कि नोटबंदी से हालात और खराब हो सकते हैं, लेकिन सरकार का यही कहना है कि दिक्कत बस थोड़े दिनों की है। नोटबंदी से आने वाले दिनों में नौकरियां बढ़ेंगी। टीम न्यूज नेशन। संबित पात्रा साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इस नोटबंदी का असर रोजगार पे पड़ेगा या आपको लगता है रोजगार बढ़ेंगे? देखिए, जो बार बार इस विषय को लेकर एक जो इकोनॉमिस्ट है उनका जो कहना रहा है कि इनिशियल पेन एंड लेटर गेन, ये एक इनिशियल फेज में पेन जरूर रहेगा, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है, मगर आगे चलकर इसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी इकोनॉमी में, और जब इकोनॉमी में छलांग होगा स्वाभाविक रूप से रोजगार जो कि एक सेक्टर है वह भी वेल एड्रेस्ड होगा, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। आप दो साधारण उदाहरण ले लीजिए। जो एसएमई के विषय में कहा जाता था कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के विषय में कि नोटबंदी से उनके ऊपर बहुत खराब असर पड़ा है, वहाँ से पलायन हुआ है और एसएमई धक्का खा चुकी है। उस पर मैं उदाहरण देता हूं, जब ये बैंक में रिकैपिटलाइजेशन होगा उसके पश्चात बैंक की जो लेंडिंग क्षमता है, उधार देने की, ऋण देने की जो क्षमता है वो बैंक की बढ़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से इसका पहला अगर असर किसी पे पड़ेगा, अच्छा असर किसी पे पड़ेगा तो वो एसएमई पे पड़ेगा। बट मैं आपको काउंटर करता हूं। आपने, आपके प्रधानमंत्री, आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं कि जब से हमने मुद्रा स्कीम लागू की है तब से जो क्रेडिट फ्लो है खासकर एसएमईज को वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं जब ये रिकैपिटलाइज, यानी आपने बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए फैसला लिया क्या? देखिए, इस फैसले को एक काम के लिए नहीं लिया गया, अनेकों आयाम इस फैसले के साथ है। नंबर 1 आयाम जो है वो तो कर्बिंग द ब्लैक मनी, जो काला धन है उसको किस प्रकार समाप्त किया जाए, जो कि स्टैश करके रखा गया था उसको किस प्रकार उस पर कुठाराघात हो, नंबर 1 है। नंबर 2 है टेरर फंडिंग किस प्रकार से रोका जाए। मगर जो बाकी मुख्य आयाम आप भूल गए संबित, मैं बता देता हूं। अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने
50-50 स्कीम लाकर काले धन वालों को पाप धोने के लिए बहाना दे दिया और जो ईमानदार लोग हैं उनको लाइन पर लगा खड़ा कर दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर बेनिफिट काले धन वालों को देना था किसी प्रकार से, तो स्वाभाविक रूप से हम डिमोनेटाइजेशन लाते ही क्यों? हम तो डिमोनेटाइजेशन लाते ही नहीं जिससे कि काले धन वाले और खुश रहते। आप देखिए ये 50-50 स्कीम जो कहा जा रहा है कि 50-50 स्कीम आप लाके क्या कर रहे हैं, हर तरफ से काले धन वालों के ऊपर अटैक हो रहा है। और इस डिमोनेटाइजेशन के बाद भी आप भी मानेंगे रमेश जी कि भारतवर्ष में एक जो हम लोग कोलोकियल भाषा में एक जुगाड़ कहते हैं कि अनेकों जुगाड़ होते हैं, बहुत तरीके से जिनके पास काले धन है वो अब डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि उसको किस प्रकार सफेद किया जाए, वो आंकड़ा बताने के लिए कितना ज्यादा पैसा काले धन के लिए। आलोक शर्मा साहब, ये आप लोगों को क्या हो गया इस कांग्रेस पार्टी को? अगर कोई आपको समझा रहा है कि अभी पेन होगा बाद में फायदा होगा, आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं, देखिए हम तो बहुत पुराने समय के नासमझ लोग हैं। सारी समझ तो भारतीय जनता पार्टी पे ही है। फेयर एंड लवली पार्ट 2 आ गई है, 3 का ऐलान संबित पात्रा जी ने कर दिया है, तो समझ वाले लोग जो हैं हो सकता है फेयर एंड लवली पार्ट 4 भी आ जाए। हमारी नासमझ है। इन्होंने कहा साहब कि बैंकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या है, सच जाने अनजाने में इनके मुख से निकल गया है। कल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो हैं MOS साहब, उन्होंने भी कहा है ये बात कि हमने बैंकों जो डूबते हुए बैंक थे उनको बचाने के लिए काम किया है। इन्होंने कहा साहब अभी छलांग लगेगी डॉक्टर साहब। लेकिन वो केवल 2 साल में नहीं डूबे, आपके दौरान जो बैंक से ऋण मैं समझता हूँ आज बैंकों के ऊपर टॉपिक नहीं है तब भी रमेश जी। उसके लिए केवल इस सरकार को कह दे कि साहब आपकी वजह से डूबे, आपकी भी उसके लिए बराबर जिम्मेदार है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने तो अनएम्प्लॉयमेंट से टॉपिक को हटा ही दिया। कम से कम आप मत हटाइए, बैंकिंग पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जब ये एम्प्लॉयमेंट की छलांग लगेगी तो सब जो युवा बैठे हैं इनसे कह रहा हूं अपनी टांगों को बचा के रखना, कहीं टूट ना जाए। 2014 में DOPT का ऑर्डर आया था सरकार बनते ही, रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे पहले बंद हुए। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता रोजगार समाचार वो बंद होने के कगार पर है। आज आते हैं मुद्दा डिमोनेटाइजेशन का कि आपने किस तरह से इस चीज को किया है। अरे भाई, एक इकोनॉमिक सिस्टम से अगर आपने परचेजिंग पावर को निकाल लिया और उद्योग बंद होने लगेंगे तो किस तरह से आप वहां पर उस इकोनॉमिक सिस्टम में रोजगार देंगे। अमृत्य सेन साहब का आज ही का एक कोटेशन है, नोटबंदी उपलब्धि के हिसाब से बहुत छोटा कदम है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित करने के लिए बहुत बड़ा। आपको जो सूट कर रहा है उसको तो आप बता रहे हैं। कई और मैं बाबा रामदेव भी कही हैं। मैं लाला रामदेव इकोनॉमिस्ट की भी बात करूंगा, आप थोड़ा सा तो रुकिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा साहब काले धन को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। अरे भाई, जुम्मे 4 दिन हुए हैं, 5-5 करोड़ की खेप पकड़ी जा रही है। एक बैंक कर्मचारी के ऊपर अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया। सरेआम बैंकों में कालाबाजारी हो रही है। नहीं सर, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए कि जो बैंकों के पास पैसा आएगा और लैंडिंग रेट होगी तो क्या आप केवल FDI और बैंक के ऋण से ही इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं आ रहा हूं उस पे। जाहिर है आने वाले समय में टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, सरकारों के पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा, जैसा कि वित्त मंत्री कह रहे हैं। देवेंद्र शर्मा साहब, ये एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो किसी ने अभी छुआ नहीं। अभी तक जो प्राइमरीली खबरें आ रही हैं कि 4 लाख लोगों के रोजगार चले गए हैं और इसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि कितने और आएंगे। तो क्या आने वाले समय में हम ये मान लें कि चलो ये 4 लाख अभी मुश्किल सह लें, आने वाले समय में 40 लाख को रोजगार मिल जाएगा, वो एक अच्छी खबर हो जाएगी? पिछला अगर हम इतिहास देखें तब भी हमें नजर आता है कि 12 साल में 2004-2005 से लेके अभी तक मात्र 1.6 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं और 2 साल में तो सिर्फ 4.4 लाख के आसपास ही जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो जॉब क्रिएशन का ये सोचना कि नोटबंदी के बाद जॉब और क्रिएट हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये तो किसी फैलेसी में हम लोग रहते हैं। अगर ये हम सोचेंगे अभी जो जॉब्स पे पर मार पड़ी है और आने वाले दिनों में जॉब्स की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये जो बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था। मेरा तो ये कहना शुरू से रहा है कि बेसिकली बैंक्स को बचाने की मुहिम थी। ये बैंक भी तो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसमें कोई शक नहीं है रमेश जी कि बैंक्स हमारे ही हैं। लेकिन एक बात जानने की जरूरत है, जिन लोगों ने बैंक्स को डुबोया है, अगर पैसा ये उन्हीं को जाएगा तो ये किसका हम फायदा कर रहे हैं? आज तक हमने बैंकिंग सिस्टम को क्यों नहीं ठीक किया? किसी थॉमस जेफरसन ने कहा था कि बैंक्स आर मोर डेंजरस देन द आर्मीज आल्सो। नहीं, आप नहीं बताएंगे कि डिबेट में कब ऑब्जेक्ट करना है। नहीं, आप हेडमास्टर नहीं है। नहीं, शांत रहिए। ओके प्रोफेसर वार्ष्णेय, मैं रोजगार पे लौट रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि साहब इससे एम्प्लॉयमेंट जाएगा, कम से कम 4 लाख लोगों के आसपास का प्राइमरीली एक आंकड़ा आया है, ये तो बढ़ेगा आने वाले समय में अगर डिमांड कम होगी तो। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग, एसोचैम, फिक्की, ये इन्हीं की बॉडीज हैं, बीजेपी जिनको सपोर्ट करती रही है।
उन्होंने टेलीविज़न पे आके ये बात कही है, अखबारों में आ गया है कि 92.5% रोजगार अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और उसमें 3.75 करोड़ लोगों की नौकरियों पे असर पड़ गया है। आज ही वहाँ से पूना से न्यूज़ आई है सुबह कि पूना का महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट में नौकरों को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई सारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। और मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, दिल्ली में ही आ जाइए। दिल्ली में रीजनल मार्केटें जहाँ से राशन खरीदा जाता है, जिनमें नौकर रहते हैं 4-4, 6-6 रिक्शे वाले होते हैं होम डिलीवरी के लिए। वो मार्केट हैं दिल्ली में गिनती की नाहरपुर, पोसंगीपुर, गोविंदपुरी, यूसुफ सराय, ये 4 मेजर मार्केट हैं। नाहरपुर में 8% बिजनेस रह गया है। जिस दुकान में 11 नौकरी करते थे उसने 6 निकाल दिए। उसका जब बिजनेस नहीं है, आप मुझे बताइए जब ट्रेड लॉस होगा तो रोजगार लॉस कैसे नहीं होगा। प्रोफेसर कुंडू, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट है, ये तो हर कोई मानने को तैयार है। और राजनीति से हट के अगर आंकड़ों की तरफ देखें, सही है कि वार्ष्णेय साहब ने कुछ माइक्रो स्टैटिस्टिक्स दी है जिसमें दम है, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों को देखें, एक ही सोर्स है जहां पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलता है, वो CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और BSE का स्टैटिस्टिक्स है। उससे ये पता चलता है कि 8 नवंबर के बाद अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। 7.5% अभी 9% के आसपास आ गया है। रूरल एरिया में लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं घटी है, नहीं बढ़ी है। लेकिन आपने जैसा बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट वाज ए मेजर प्रॉब्लम फ्रॉम 2012-13। लेकिन संबित जी ने एक बात सही कही, उन्होंने माना कि एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस तो डेफिनेटली है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बनेगा या नहीं बनेगा इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप बताइए ना, एक इकोनॉमी अभी अच्छी तरह ग्रो कर रही है, अगर वर्ल्ड के मुकाबले देखा जाए, अगर उसमें 1-2% की भी गिरावट हो जाएगी, वो 2% को मेंटेन करने में भी तो लंबा समय लगेगा। लेकिन इस पर निर्भर करता है कि सरकार ये जो अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट हुई है, वो कह रहे हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैंक के पास पैसे आएंगे, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में अगर पैसे लगाए जाते हैं जो सरकार के पास आएंगे, अगर ब्लैक मनी, एस्टिमेशन ये है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म नुकसान है 1.35 लाख करोड़ है, लेकिन अगर ब्लैक, और ये 30 दिसंबर तक का है, ICMI का ये आंकड़ा है 1.35 लाख करोड़ है, लेकिन जो ब्लैक मनी जो वापस नहीं आएगा वो 4 लाख करोड़ के बराबर है। अगर ये सही है, 4 लाख ना हो, 3 लाख करोड़ भी हो, तो निश्चित रूप से ये एडवांटेज को इस्तेमाल कर सकती है। अगर सरकार अगर चाहे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर एम्फेसिस देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके, बशर्ते कि उस पैसे को उन लोगों को ना दिया जाए जो NPA होल्डर्स हैं या जिन्होंने पेनल्टी, तो उन्होंने वो पेनल्टी में गरीब कल्याण सेस, वो गरीब कल्याण सेस इसीलिए तो है, गरीबों पर खर्च करेंगे, वो बता तो रहे थे संबित पात्रा जी। जैसे एजुकेशन सेस इकट्ठा किया, उसमें से 1000 करोड़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दे दिया। मेरे साथ GP श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं, आप एसोचैम के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आपका स्वागत है सर। लेकिन आलोक शर्मा साहब, एक महत्वपूर्ण बात, अगर गवर्नमेंट ने रोजगार के लिहाज से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा स्कीम, ये सारी योजनाएं लॉन्च की है, FDI रिफॉर्म किया, आज भारत सबसे खुली अर्थव्यवस्था है दुनिया की। देखिए रमेश जी, मैं समझता हूँ एक आप भूल गए, अभी नई योजना आई है बटुआ योजना। अरे भाई, आप केवल योजनाओं के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं। बटुआ इंडिया आई है, मोबाइल में भी आपका बटुआ, बटुए में मोबाइल है। मेरे तो समझ नहीं आया कि बटुए में मोबाइल है, मोबाइल में बटुआ है। देखिए रमेश जी, मैं बिल्कुल तू मैं वाली नहीं, मैं क्योंकि जनता भी, मैं सोच रहा हूँ जनता भी आपके सामने बैठी है तो समझाने वाली। आप अगर तर्कों को एक मिनट कह रहे हैं तो मुझे आपके से ऊपर रमेश जी, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि किस प्रकार से र्यूमर मॉन्गरिंग होता है। जो अपोजिशन थी वो कल तक क्या कह रही थी, जब हम कहते थे कि हम विश्व के सबसे बड़े आज अर्थ नीति बन गए हैं, इकोनॉमी बन गए हैं, बहुत तेजी से भारत बढ़ रहा है, तो अपोजिशन के लोग कहते थे, सर देख प्लीज, नहीं पार्लियामेंट पहुंच रहे, कभी विजय माल्या, कभी नक्सलिज्म। अरे अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो, युवा सुनना चाहता है, कहां से रोजगार देंगे आप? रमेश जी, तू थोड़ा, रमेश जी, तड़ाक की बात नहीं है ये, मुझे पसंद नहीं है। ओके, GP श्रीवास्तव साहब, आपका आंकलन क्या है? हम लोग ये कह रहे हैं इससे रोजगार को डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, रोजगार कम होगा, पहले ही रोजगार की कमी थी, अब और कम होगा, आपका आंकलन क्या है? देखिए, इमीडिएट इफेक्ट तो इसका ये है कि एम्प्लॉयमेंट एडवर्सली इफेक्ट होगा, क्योंकि सर्कुलेशन मनी की न होने की वजह से आज लोगों के पास पैसा नहीं है जो डेली वेज अर्नर को कैश में दे सके। मैं एक दूसरी बात, कुछ मेरे युवा साथी यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं, उनका क्या तर्क है इस पे? कई सारे लोग यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। अभी जो क्या कहा जा रहा है कि मतलब अभी पेन है, बाद में जो गेन होगा, मतलब अभी ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने के बाद तुरंत ठीक हो जाएगा, 6-7 महीने लगेंगे ये सब होने में।
अगर 22 दिन में इतनी जॉब जा सकती हैं तो 6-7 महीने में कितनी जा सकती हैं? सर जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन नीचे जाएगी, तो जब लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन नीचे जाएगी तो रॉ मटेरियल्स के दाम खुद पर खुद घटेंगे, फिर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए फिर तो। मेरा सवाल आलोक जी से है, आप कह रहे थे कि जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्यों ये आज विपक्ष संसद में सब कुछ जनता का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, क्यों आप साथ नहीं देते? ओके देखिए, मैं समझता हूं ईंट से ईंट बजाने की आवश्यकता नहीं है। देश देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री जो तमाम मंचों पर भाषण के अलावा दूसरा कोई कर्म नहीं करता है, वो पार्लियामेंट में आकर एक शब्द नहीं बोलता है। इससे ज्यादा ईंट से ईंट बजाने का हमारे पास कोई और गुंजाइश नहीं है जी। अगर आप अपने 10 सालों में ये हालातों को सुधार लेते ना, ये ब्लैक मनी को आप खत्म कर देते, तो मुझे लगता है आज ये कदम ही नहीं उठाना पड़ता। सर मैं समझता हूं ब्लैक मनी 10 साल को सबसे पहले ब्लैक मनी केवल ब्लैक मनी को कम करने के लिए तमाम तरह के कानून बने और सबसे बड़ा कानून सूचना का अधिकार बना।